हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में और एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, हमने पिछली एक्सरसाइज 1.1 में जो बात की थी वो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ा था? संख्याओं के टाइप्स पढ़े थे। संख्या कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इस चैप्टर के अनुसार संख्याएं तो काफी प्रकार की होती है, तो उस चैप्टर के अनुसार 5 प्रकार की होती है। ठीक है कि नहीं? 5 प्रकार की होती है, तो हमने 4 प्रकार की हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं, हम 4 प्रकार की हम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब बात करते हैं हम 5वीं संख्या के बारे में। वे 5वीं संख्या क्या है? पहली है अपरिमेय संख्या। जो 5वीं संख्या है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती थी? जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकें, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिस संख्या को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकें वो क्या संख्या थी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या सीधी सीधी परिमेय संख्या का विलोम है। क्या है? उल्टा है। जिस संख्या को हम p अपॉन q के रूप में न लिख सकें वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। वे जिस संख्या को हम p अपॉन q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। जिस संख्या को हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती, ठीक है कि नहीं? यानी जिस संख्या को हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या कैसी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं? जैसे अब एग्जांपल्स में बात करें कि हम इसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल में बात करेंगे हम पाई। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 3.1444, मतलब 1.4 के बाद संख्या क्या होती है? डिजिट चेंज होती जाती है। यानी 3.14 के बाद क्या होती है? संख्याएं चेंज होती जाती हैं। तो इस तरीके से क्या, पर वो कहीं पर भी शांत नहीं होता, यानी उसका डिवाइड जाता है, यानी उसके बाद 3.1423 इस तरीके से संख्याएं जाती रहती हैं। ठीक है नहीं? तो यानी वो स्थिर नहीं है, यानी पॉइंट के बाद अगर वो स्थिर नहीं है तो ये क्या होगी? जैसे अगर मैं कहूँ पाई क्या है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। और बात करें हम 1.00111 इस तरीके से चलता है। क्या हम इसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं? बताओ। इसे हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई हो गया। और कोई भी रूट में वैल्यू, रूट में वह वैल्यू जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे अगर √2 की बात करूं, √3 की बात करूं, √5 की बात करूं, क्या मेरी √4 परिमेय संख्या है? जी नहीं। क्या है? जी नहीं। √4 मेरी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 जो है √4 क्या हो जाएगा? क्योंकि √4 बराबर 2 का स्क्वायर, रूट का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, बराबर 2 आ गया। तो यानी √4 जो है वो हमारी परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या नहीं है, और रूट 4 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है कि नहीं। रूट में कोई भी संख्या हो, बस किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। रूट में किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो संख्या परिमेय कहलाती है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। और इस तरीके की संख्याएं सभी भी क्या करेंगी, अपरिमेय संख्या करेंगी। पाई, अब बात करते हैं पाई की। अगर हमसे सवाल पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति मौखिक सवाल पूछ लेता है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, अगर पाई पूछता है तो हमारा आंसर होना चाहिए अपरिमेय है। अगर पाई का मान पूछता है तो पाई के हमने 2 मान पढ़े हैं, पाई के 2 मान पढ़े हैं, 22/7 और 3.14, इतना पढ़ा है ना, इतना ही करते हैं ना। अगर इससे आगे की बात करेगा, इस तरीके से चलता जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो 22/7 कैसी है, p/q के रूप में है 3. अगर पाई के मान की बात करेगा तो परिमेय है, और अगर पाई की बात करेगा तो अपरिमेय है। ये ध्यान रखना, ये एक जनरल सा सवाल है, इसको हर एक कोई पूछ लेता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो भैया पाई जो संख्या है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। देखो भाई, यहाँ किसी को कैसे निरूपित करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर। अब बात करते हैं संख्या रेखाओं को क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाना सिखाएंगे। देखो कैसे निरूपित करते हैं अपरिमेय संख्याओं को। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, √2 को हमें एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। 0 से स्टार्ट होते हैं, अब मैं जानता हूं √2 का जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। √2 का मान होता है वो 1+ होता है। क्या होता है, 1+ होता है। कितना होता है, 1+ होता है। ऐसे √3 का भी मान क्या होता है, 1+ होता है। ठीक है कि नहीं। तो यानी √2 का मान क्या होता है, 1+ होता है। ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो √2 की बात करते हैं, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो कैसे, √2 को सबसे इस तरीके से तोड़ो, यानी 2 को इस तरीके से तोड़ो, अगर उसका रूट करने पर हमें पूर्ण वर्ग मिले। क्या मिले, 2 को इस तरीके से तोड़ो कि रूट करने पर, स्क्वायर रूट करने पर, दोनों को 2 भागों में इस तरीके से तोड़ो कि रूट करने पर हमें उन संख्याओं का परफेक्ट नंबर मिले। क्या मिले, परफेक्ट नंबर मिले। तो भैया मैं 1+1 कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैंने रूट लगा दिया तो भैया 1+1 ही होगा। तो यानी क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, यानी एक लाइन खींचनी है जिसको मैं ए बी मान सकता हूं। उसकी लंबाई कितनी लेनी है, किसी या तो इसके बराबर मान लो या इसके बराबर, एक ही है, दोनों तरफ क्या क्या एक एक है, तो एक यूनिट यानी एक इकाई की लंबाई खींच लो। एक इकाई, यहां पर मैं 0 मानता हूं, थोड़ा यहां पर 1, यहां पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, एक इकाई, और एक इकाई ऊपर इस तरीके से 90 डिग्री परपेंडिकुलर। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। अब यहां पर देखो ये त्रिभुज बनेगा, ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है, प्रमेय क्या कहती है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है 1, BC कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो भैया AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, देख नहीं रहा होगा। AC बराबर देखो AC स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा √2, क्योंकि दोनों तरफ 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ रूट लगा दूंगा तो AC स्क्वायर हट जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √2, यानी AC बराबर क्या हो गया हमारे पास √2 हो गया। और AC को क्या करोगे, फिर क्या करना है, AC को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त खींचना है। वह वृत्त संख्या रेखा को यहां पर कट करेगा, वहीं क्या होगा √2 का मान होगा। ठीक है कि नहीं? तो भैया AC को क्या करोगे वृत्त मान लो, तो इस तरीके से जाएगा भाई वृत्त। ठीक है, ये यहाँ पर जो कटेगा तो भैया ये क्या होगा √2 का मान होगा। ये यहाँ से इतनी जो लंबाई होगी वो क्या होगी √2 की लंबाई होगी। समझ में आया कि नहीं, अच्छी तरीके से समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं। अगर नहीं समझ में भी आया हो तो हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलो मैं बात करता हूं √13। किसकी बात करता हूं √13। √13 की बात करता हूं। तो हमने जैसे 2 को तोड़ा, जैसे हमने 2 को 2 भागों में डिवाइड किया गया तो उसका वर्गमूल करने पर हमें क्या मिली पूर्ण नंबर मिले। तो ऐसे ही हमें √13 को तोड़ना है कि उसका यानी उसका स्क्वायर को वर्गमूल करने पर क्या मिले हमें पूर्ण वर्ग मिले, यानी स्क्वायर रूट करने पर हमें क्या मिले एक कंप्लीट नंबर मिले। क्या मिले एक कंप्लीट नंबर मिले। तो भैया √13 9 और 4 से तोड़ सकता हूं, दोनों का रूट करूंगा तो भैया 3 और 2 मिलेगा, 3 और 2 ये मिलेगा। या तो 3 इकाई की नंबर ड्रॉ कर लो या 2 इकाई की कर लो, किसी भी कर लो। हम कर लेते 3 इकाई की। यहां से 0 स्टार्ट 1 2 और ये 3 इकाई 4। इधर नेगेटिव नंबर चाहिए तो क्या करना है, एक 3 इकाई तक क्या करना है लंबाई खींचनी है। एक 3 इकाई तक लंबाई खींचनी है, 3 इकाई तक दर्शाना है। फिर एक 2 इकाई का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहां पर एंड पॉइंट है किसका AB का, उस जगह पे 2। तो इसको मैं कह सकता हूं 2 इकाई। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होगा
इस तरीके से जाएगा, √13 का मान यहाँ पर होगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम से यानी ट्राइंगल एबीसी में ये जो मान होगा ये क्या होगा, √13 होगा। याद रखता हूँ ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से देखो AC बराबर यानी मैं कहूँ AC² बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना 2 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 4 तो AC² बराबर, तो AC बराबर कितना √13। तो AC बराबर कितना हो गया √13, कितना हो गया √13। समझ में आया कि नहीं? ठीक, √13। तो भाई अब यहाँ पर तुम्हारे समझ में आया कि नहीं कि √13 को कैसे दर्शाना है। अगर हमसे पूछा जाए, चलो इसमें तुमने इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया है कि तोड़ने में आसानी हो गई है कि 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर हम इस तरीके से नंबर लें कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे अगर मैं बात करूं √3 की, भाई इसमें तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन गए थे, परफेक्ट स्क्वायर बन गया था तो ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं √3 की, या मेरे पास √10 कोई भी नंबर ले सकता हूँ, √10 ले लूं, 3। क्या 3 को ऐसे तोड़ सकता हूँ कि 2 भागों में इस तरीके से तोड़ सकता हूँ कि अगर वो स्क्वायर रूट करने पर वो एक कंप्लीट नंबर मिले। भैया इस तरीके से तो कोई नहीं तो टूट सकता, भैया टूट सकता है, भैया 2 + 1 भी टूट सकता है। और कोई है 10 को तोड़ू तो भैया 5 + 5 होगा, या 10 को 6 और 4 होगा, नहीं तो कंडीशन होंगे 6 और 4 होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर रूट करते हैं तो ये देखो लगाओ, ये तो 2 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। पहले सबसे पहले किसको ड्रॉ करना पड़ेगा, √6 को ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर भी रूट लगाओगे तो ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, √2 हो गया। और इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले किसको ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको √2 को यानी संख्या रेखा पर दर्शाना पड़ेगा। तो √2 को ही संख्या रेखा पर हमने किस तरीके से दर्शाया था, 1 यूनिट इस तरीके से लिया, 1 इकाई इस तरीके से लिया, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से जाएगा। तो यहां पर मैं कहता हूं ये 2 है, इस तरीके से जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो √2 का मान अगर मैं कहूं तो यहाँ पर ये इतनी लंबाई हुई √2 की हुई, इस जगह पे 1 यूनिट में परपेंडिकुलर ले लूं, 1 यूनिट मैं परपेंडिकुलर ले लूं और इन दोनों को मिला दूं। ये √3 है और ये √2 है, और इसको ड्रॉ कर लो, जो कि 2 के क्या होगी नजदीक आएगा कि नहीं। ये √2 मान हो गया, ये √3 हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो। अगर इस तरीके से जैसे √2 है, √1 है, तो अब इसमें √6 और √4 है, ये तो कंप्लीट नंबर बन गया, बट ये नहीं बना। तो सबसे पहले हम √6 को ड्रॉ करेंगे। तो √6 को कैसे ड्रॉ करेंगे, 4 और 2, और उसमें भी क्या करेंगे, √2 को दर्शाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से अगर √6 को दर्शाना है तो भैया √6 को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 + 2, तो भैया इधर √4 ये तो 2 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। तो भैया पहले हमें क्या दर्शाना पड़ेगा, √2 को दर्शाना पड़ेगा। समझ में आया कि √2 को दर्शाने के बाद √6 के बाद √10, इस तरीके से समझाएंगे, दर्शाएंगे। समझ में आया कि नहीं। अब हमारे पास बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की। तो एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे, ये साफ है, यहाँ तक है मैं जानता हूँ समझ में आ चुका होगा, ठीक है कि नहीं।
अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ये मत सोचना कि कभी कभी भैया इंग्लिश लिखते हैं और कभी कभी हिंदी में आते हैं, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है, क्योंकि साला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो क्या करूँ, आदत ही ऐसी बन गई है। आदत ही ऐसी बन गई है कि दोनों यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों से क्या किया जाए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। देखो एक्सरसाइज 1.2 में भी मैं जानता हूँ कुछ खास नहीं है। देखो हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो कल प्रश्न डाला था, आज क्वेश्चन डालना, ठीक है कि नहीं। देखो इसी चक्कर में एक थप्पड़ काटूंगा, इसी चक्कर में एक थप्पड़ काटूंगा मैं इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में, जब मैं क्लास 8th में था, क्योंकि मैं 7th यूपी बोर्ड से कंप्लीट की थी, 8th में सीधा सीधा पहुंचा तो सीबीएसई बोर्ड में पहुंचा, तो सीबीएसई बोर्ड में आधी हिंदी और आधी इंग्लिश चल रही थी। इसी चक्कर में टीचर ने मुझे चढ़ दिया इंग्लिश और हिंदी, और वो आदत मेरी अभी भी बनी हुई है और छूटी नहीं है, क्या किया जाए। तो अब यहाँ पर देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। सॉरी, अभी हमें एक टॉपिक और रह गया है, छोटा सा टॉपिक। पहले एक्सरसाइज को करने से पहले एक और कंडीशन बतानी है, वास्तविक संख्या। सॉरी थोड़ा ध्यान आया कि वास्तविक संख्या भी एक और संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया, यानी दोनों का मिक्सर एक झोले में अपरिमेय भी संख्या डाल दी जाए और परिमेय भी संख्या डाल दी जाए, तब उसमें से निकाली जाए कोई भी संख्या, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो मैं बात करूंगा वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में? देखो किस तरीके से जानेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सॉरी, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या बोलना है हमें, सत्य और असत्य क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहले पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जी हाँ, सत्य है। क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि भैया जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। तो भैया परिमेय अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, तो भैया अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। बशर्ते उसने ये पूछ लिया, इसका उल्टा पूछ लिया, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? जी नहीं। अगर अपरिमेय संख्या
क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि भैया परिमेय और अपरिमेय दोनों की संग्रह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो भैया ये तो सत्य हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। अब बताओ ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एन के रूप का होता है, तो भैया ये तो असत्य है। क्यों असत्य है ये भी समझ लो, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्या रेखा पर नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं। क्या होती है, संख्या रेखा पर नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं। क्या होती है, नेगेटिव संख्याएं। बल्कि रूट एम हमारा क्या होता है, पॉजिटिव संख्या होती है। जो रूट एम के रूप की जो संख्या होती है वो क्या होती है, सभी धनात्मक संख्या होती है। कैसे होती है, धनात्मक संख्याएं होती है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी प्रत्येक बिंदु अंदर रूट एम के रूप का नहीं होता। तीसरी कंडीशन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वही उल्टा हो गया भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। मतलब भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये पहले भी बता चुका हूं इसको, क्योंकि इसका विपरीत यानी विलोम सत्य नहीं है। भैया ये तो असत्य है। समझ में आया कि नहीं, ये सत्य हो गया। ठीक है कि नहीं। अब बात करें हम दूसरे सवाल की। ये चीज समझ में आया। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल वास्तविक संख्या हम बता चुके हैं। तो भैया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? अगर नहीं तो इस तरीके से उदाहरण दो। तो भैया एक उदाहरण है √9, एक नहीं अनेक हैं, √4, √16, √25, √36। मैं बता चुका हूं पहले कि अगर वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो भैया √9 3 का स्क्वायर 2, ये 3 हो गया, √4 ये 2 हो गया, √16 ये 4 हो जाएगा, √25 ये 5 हो जाएगा, √36 ये 6 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या है, कई एग्जाम्पल बन जाएंगे। यानी रूट में, वर्गमूल में अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या परिमेय संख्या होगी। समझ में आया नहीं? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है तुम्हारे लिए होमवर्क है कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि कक्षा के लिए कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्कल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक लंबाई
का रेखाखंड OP1 खींचिए और एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए अब OP2 पर लंब है रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPn-1 पर एक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 Pn प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। तो भैया एक सुंदर सर्पिल बनाना है। क्या बनाना है? एक सुंदर सर्पिल बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं √2 से। √2 से शुरुआत करेंगे भैया क्या होगा 0 और ये 1, ठीक है 1 यूनिट यहाँ पर खींचा। इस तरीके से देखो सर्कल बनाएंगे, ये 1 यूनिट हो जाए, ये भी 1 इकाई, ये लंब डाला है, ठीक है ये भी 1 इकाई, ये किसका मान हुआ? ये √2 का मान हुआ। इसी तरीके से फिर इस पर लंबाई कितनी 1 यूनिट की लंब डालना है, ठीक है ये भी 1 यूनिट तक, तो ये कितना होगा? ये √3 हो गया। इस तरीके से फिर 1 यूनिट लंब डालना है, ये √4 हो गया। इसी तरीके से फिर लंब डालना है 1 यूनिट तक, ये कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। फिर इस तरीके से लंब डालना है, ये √6 हो जाएगा। इस तरीके से सर्कल तैयार करना है, ठीक है ये सर्कल तैयार करना है। इस तरीके से उस तरीके से घूमते जाओ उस तरीके से निकलते जाएंगे काफी √6 के मान। तो इस तरीके से एक सर्कल बनाना है और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है गणित। और एक्सरसाइज 1.2 हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब बात हम कल करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत है। और मैं चाहता हूँ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये आप क्या करें इसका रिवीजन करें और मैं